Hello student, in this video we will discuss about citric acid cycle. कुछ स्टूडेंट ने ये कहा कि सर समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश में समझाने की कोशिश की इस वीडियो में। और लॉकडाउन का कुछ पता नहीं है ये कब तक जाएगा, इस वजह से आप कोशिश यही करें कि वीडियो से ही समझने की कोशिश करें। सो हम बोल नहीं सकते कि कब तक जाएगा लॉकडाउन। और 83 बोला है, कुछ और स्टूडेंट भी बोल रहे हैं सर क्लास जैसा समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ये फ्री टाइम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और हम पता नहीं क्लासरूम के लिए टाइम इनफ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। इस वजह से हम इस टाइम को, फ्री टाइम को यूटिलाइज़ करें, अच्छे से हेल्दी रहें, ढंग से पढ़ें। और अगर उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मैंने कहा है कि कमेंट बॉक्स में डालें। और उसके अलावा आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि और आपको समझाने की, क्योंकि हमें पता नहीं है कब तक जाएगा। इस वजह से आप लोग बहुत ही अटेंटिवली क्लास अटेंड करें। और ना समझ में आए तो आप ज़रूर पूछें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल, इसके दो तीन नाम हैं। TCA साइकिल भी बोलते हैं, क्रैब साइकिल भी बोलते हैं। तो पहले पार्ट में हम इसका ओवरव्यू देखेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि ये किस तरीके से एनर्जी देता है, कैसे कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं। तो सबसे पहले जो हम इन फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये एक ऑक्सीडेटिव पाथवे है। ऑक्सीडेटिव पाथवे क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्लूकोज है, उसका जो पार्ट बनेगा एसिटाइल कोए, वो पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज होगा CO2 के अंदर। इस वजह से इसको ऑक्सीडेटिव पाथवे बोलते हैं। और ये फर्स्ट फंक्शन है इसका। सेकेंड इसका ये फंक्शन है कि जो हमें इससे कोएंजाइम मिलते हैं, वो कोएंजाइम हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है। और फिर थर्ड इसका ये फंक्शन है कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक पाथवे दोनों के अंदर ये लिंक सेट करता है। अब कैटाबॉलिक पाथवे वो पाथवे जिससे एनर्जी मिलती है, और एनाबॉलिक पाथवे वो है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है पायरुविक एसिड में, तो ये एक कैटाबॉलिक पाथवे है। लेकिन अगर पायरुवेट से वापस ग्लूकोज बन रहा है तो वो एनाबॉलिक पाथवे है। वो मैंने दोनों आपको बता दिया ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर। फिर इसके अलावा ये प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड के लिए फॉर्मेशन के लिए प्रिकर्सर देता है, उसके लिए कंपाउंड देता है। और बीटा ऑक्सीडेशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे कि ये बहुत सारे साइकिल है उसको कंट्रोल करता है। इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे, इसके जो सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स बनेंगे, वो सब क्या करेंगे कि दूसरे पाथवे को कंट्रोल करेंगे। हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अब हम ओवरव्यू देखते हैं क्रैब साइकिल का, कि क्रैब साइकिल का ओवरव्यू क्या है। यस। सो क्रैब साइकिल जो इनिशियल स्टार्ट होता है, वो हम ग्लूकोज, आप जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट बनता है। तो ये जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होता है। फिर उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप है क्रैब साइकिल की, वो साइटोप्लाज्म में होएगी। उसके बाद बाकी का प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो स्टूडेंट, हम यहाँ पे इसका ओवरव्यू देखते हैं कि कितने एनर्जी मॉलिक्यूल जो है, ये कितनी एनर्जी का ग्लूकोज के ब्रेकडाउन पे। तो हम जानते हैं कि ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, और ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ये 2 पायरुवेट बनाता है, और 2 पायरुवेट बनेंगे, और दोनों 3 कार्बन के होते हैं। ठीक है। और इस दौरान मैंने आपको बताया था 8 ATP जनरेट होते तो 10 है, लेकिन दो मैंने बताया था ग्लाइकोलाइसिस के टाइम कि 2 ATP यूटिलाइज हो जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस करने के लिए। सो हमें टोटल ATP 8 मिलते हैं ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। अब अगर
कंडीशन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीडेशन कंडीशन है, तो पायरुवेट क्या होगा? पायरुवेट का डिहाइड्रोजनेशन होगा। स्टूडेंट मैंने पहले भी बताया आपको, डिहाइड्रोजनेशन जो है वो चीज़ है कि हाइड्रोजन जो सबस्ट्रेट है उससे निकलता है और उसके अंदर इस NAD के अंदर जुड़ जाता है और NADH बनाता है। और NADH क्योंकि पायरुवेट दो है तो दो NADH बनेंगे यहाँ से, और ये दो NADH हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 3 ATP देंगे। ठीक है, और इसके लिए जो एंजाइम चाहिए आपको वो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज चाहिए। तो फाइनली क्या बनने जा रहा है कि 3 कार्बन कंपाउंड जो पायरुवेट है वो एसिटाइल कोए बनाएगा 2 कार्बन कंपाउंड, साथ में यहाँ पे एक CO2 रिलीज हो रहा है। इसके लिए ये एंजाइम हमें चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप ये ध्यान रखें कि 2 पायरुवेट है तो एसिटाइल को ए भी 2 ही बनेगा, ये आप ध्यान रखें। तो क्रैब साइकिल में जो भी प्रोसेस होगा वो 2 एसिटाइल को ए करेगा, तो एक एक करके जाएंगे। ओके, तो यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि 2 कार्बन, सो इसका मतलब एक एसिटाइल को ए जाएगा, फिर उसके बाद वो जब कंज्यूम हो जाएगा तो सेकंड जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। और एसिटाइल को ए की खास बात क्या है कि ये क्रैब साइकिल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके अलावा जब हम लिपिड पढ़ेंगे बीटा ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज नहीं होता तो एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए जो ये प्रोसेस है बीटा ऑक्सीडेशन, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी एसिटाइल को ए बहुत क्रूशियल है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि एसिटाइल को ए बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए। जैसे ही एसिटाइल को एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वहाँ आपको पता है, मैंने बताया था कि ऑक्जेलो एसिटेट माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो वो ऑक्जेलो एसिटेट के साथ रिएक्ट करेगा एसिटाइल को ए और एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा जिसको बोलते हैं सिट्रेट। इस वजह से इसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल भी पड़ा है। और ये सिट्रिक एसिड जो है वो वापस धीरे धीरे उस ब्रेकडाउन होगा, उसमें से 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे और बस ऑक्जेलो एसिटेट बनाएगा। जब 2 कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज होंगे तो इन बिटवीन क्या बनेगा, उसमें से 3 NADH बनेंगे, 1 GTP बनेगा, 1 FADH2 बनेगा। अब आपको पता है कि एसिटाइल को ए 2 आ रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पे हर चीज़ को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि NADH को 2 से मल्टीप्लाई किया, GTP को और FADH को भी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे कितने ATP मिलेंगे वो देखेंगे। तो 3 ATP एक NADH जनरेट करता है, GTP 1 ATP के बराबर होता है, FADH2 2 ATP के बराबर होता है। नई बुक में आप देखेंगे कि NADH को 2.5 ATP से भी किया है, लेकिन अभी इतना कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप अगर जैसे बायोकेमिस्ट्री की नई बुक देखेंगे तो वहाँ पे 3 NADH जो NADH को 3 ATP से कंपेयर किया गया है, तो उसमें 2.5 ATP दे रखा होता है। ठीक है, तो फाइनली जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 24 ATP मिलेगा क्रैब साइकिल से। ठीक है, और उसके अलावा इस रिएक्शन से भी हमें 2 NADH मिल रहा है, तो 24 मिलेगा, सॉरी 24 और 6 मिला के हमें 30 मिल जाएगा। और 8 जो है ये ग्लाइकोलाइसिस से मिल रहा है, तो इट मीन्स क्या है, 38 ATP एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जनरेट करता है जब जब वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। तो ये ओवरव्यू है एनर्जी का, क्रैब साइकिल का। फिर किस तरीके से क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वो हम अभी देखते हैं। सो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये लाइन को कंसिडर किया है कि माइटोकॉन्ड्रियल लाइन है जो रेड वाली है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म से एसिटाइल को ए आ रहा है, ठीक है, और वाटर की प्रेजेंस में ये आएगा। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑलरेडी ऑक्सलो एसिटेट है, 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है,
और जैसे ही ये इससे रिएक्ट करेगा तो इसके साथ जो को ए है वो वापस साइटोप्लाज्म में चला जाएगा और 6 कार्बन कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसका नाम रहेगा सिट्रेट। और क्योंकि सिट्रेट बन रहा है तो बहुत ही कॉमन नेम याद रखना आपको, सिट्रेट। सिट्रेट क्योंकि प्रोडक्ट नेम है तो सिट्रेट, और एंजाइम नेम सिंथेज। सिंथेज मीन सिंथेसिस। सो ऑक्जेलो एसीटेट और एसिटाइल को ए कंबाइन होते हैं तो सिट्रेट बनाते हैं। उसके लिए हमें एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, उसका नाम सिट्रेट सिंथेज होता है। ठीक है स्टूडेंट। फिर अगली जो ये फर्स्ट रिएक्शन है, सेकेंड इस रिएक्शन 2 पार्ट में होगी, सेकेंड ए एंड सेकेंड बी। यस, तो स्टूडेंट आप देखेंगे इस रिएक्शन के लिए एक ही एंजाइम चाहिए जिसका नाम है एकोनिटेज। यस, और एकोनिटेज क्या करता है कि सिट्रेट के साथ पहले तो वाटर मॉलिक्यूल से निकाल देता है, जिससे एक कंपाउंड बनता है सिस एकोनिटेट, वो 6 कार्बन का होता है। फिर वाटर मॉलिक्यूल अगेन उस पर ऐड होता है 6 एकोनिटेट से, और सेम एंजाइम चाहिए तो वहाँ पे आइसोसिट्रेट एंजाइम, आइसोसिट्रेट बनेगा। आइसोसिट्रेट 6 कार्बन का होता है। ठीक है, तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि सिट्रेट जो है वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होने के लिए एंजाइम चाहिए एकोनिटेज, और एकोनिटेज बनने के लिए पहले वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो 6 एकोनिटेट बनाएगा, फिर आइसोसिट्रेट बनाएगा। स्टूडेंट, फिर एनर्जी मॉलिक्यूल, फर्स्ट एनर्जी मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे मिलेगा। इसमें क्या होगा कि आइसोसिट्रेट जो है वो आपका वो ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी जो नंबर ऑफ कार्बन वो 6 ही हैं। हो क्या रहा है कि इसमें से आइसोसिट्रेट में से हाइड्रोजन रिलीज होके NADH को दे रहा है, और NAD प्लस को दे रहा है और NADH बन रहा है। ठीक है, और इस क्योंकि हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहे हैं, इससे रिलीज हो रहे हैं, तो इसको आइसोसिट्रेट का हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है तो उसको बोलेंगे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है स्टूडेंट, ये भी रिएक्शन जो है थर्ड वन वो भी 2 पार्ट में होती है, थर्ड ए और थर्ड बी। थर्ड बी में क्या होगा, क्योंकि ये ऑक्जेलो सक्सिनेट जो कंपाउंड बना है ये अनस्टेबल कंपाउंड है, इस वजह से इससे CO2 रिमूव हो जाएगा और रिमूव होके एक कंपाउंड बनाएगा अल्फा कीटोगुल्टरेट। अल्फा कीटोगुल्टरेट जो है वो 5 कार्बन कंपाउंड है। सो फर्स्ट CO2 यहां से रिलीज होता है। ठीक है, फिर स्टूडेंट हम स्टेप नंबर 4 पढ़ेंगे। स्टेप नंबर 4 में क्या है कि अल्फा कीटोगुल्टरेट जो है वो सक्सिनाइल को ए बनाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम चाहिए, क्योंकि अल्फा कीटोगुल्टरेट का डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, इससे हाइड्रोजन रिलीज होके 1 NADH और बन रहा है, इस वजह से इस एंजाइम का नाम अल्फा कीटोगुल्टरेट डिहाइड्रोजिनेज है। साथ ही में इसमें से CO2 रिलीज हो जाएगी, तो सेकेंड CO2 मॉलिक्यूल यहां रिलीज हो गया, और एनर्जी मॉलिक्यूल जो NADH है वो सेकेंड आपका यहां पे बन गया, तो 2 NADH बन चुके हैं। फिर स्टूडेंट जो अल्फा कीटोगुल्टरेट है वो सक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट होके 4 कार्बन का एक कंपाउंड बना लेगा। अब ये सक्सिनाइल को ए जो है सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा। सक्सिनेट में जब कन्वर्ट होगा तो डीफॉस्फोरिलेशन होगा सक्सिनाइल को ए से। डीफॉस्फोरिलेशन मैंने बताया, इसमें से फॉस्फेट रिमूव होगा और इसके साथ GDP के साथ कन्वर्ट होकर GTP बना लेगा। तो ये फर्स्ट GTP, एक ही GTP बनता है, ये यहाँ पर बन चुका है। और इसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो सक्सिनिक थियोकाइनेज एंजाइम चाहिए। ये स्टेप नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 6 में क्या होता है स्टूडेंट, आप देखें यहाँ पे जैसे ही सक्सिनेट बना तो सक्सिनेट बनने के बाद सक्सिनेट का डिहाइड्रोजिनेज होगा। ओके, उससे क्या होगा कि FAD जो है वो अपने हाइड्रोजन निकाल के FADH2 बनाएगा, और उसके लिए हमें एक एंजाइम चाहिए। सक्सिनेट का डिहाइड्रोजिनेज हो रहा है तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हमें चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट अब
ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से जैसे ही हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो ये कंपाउंड बनाएगा, उसका नाम रहेगा फ्यूमरेट। ये स्टेप नंबर 6 हो रही है आपकी। तो फ्यूमरेट भी 4 कार्बन रखता है, ठीक है। अब इस फ्यूमरेट में वाटर ऐड होगा, ये स्टेप नंबर 7 है। और इस रिएक्शन के लिए फ्यूमरेज एंजाइम चाहिए और फ्यूमरेट कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में। और मैलेट के पास कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। फिर मैलेट आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रियल मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, और वो मैलेट को ऑक्सलो एसीटेट में कन्वर्ट कर देगा, उसके पास भी 4 कार्बन है। और इस तरीके से डिहाइड्रोजिनेज होएगा तो एक और NADH मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 हमारे पास NADH बनते हैं क्रेब साइकिल में, एक FADH2 बनता है एनर्जी मॉलिक्यूल, और एक GTP बनता है। यस स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये पूरा ओवरव्यू है, ये पूरा क्रैब साइकिल मैंने आपको बताया कि किस तरीके से होता है, और एनर्जी के बारे में भी बता दिया कि एनर्जी कैसे जनरेट होती है, किस तरीके से 38 ATP जनरेट होते हैं वो भी आपको बता दिया। होपफुली अब मैंने लैंग्वेज चेंज किया हिंदी प्लस इंग्लिश तो आपको समझ में आएगा, लेकिन आप ये मान के चलें कि मतलब जितना हो सके आप इससे समझने की कोशिश करें। फिर अगर क्योंकि लॉन्ग नोट्स लिखाएंगे तब थोड़ा बहुत मैं क्लास में आपको क्लासरूम में समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।